हाँ, सो R इज इक्वल टू 3 एंड R फ्लोर डिवीजन 2 इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट की जाएगी। तो ऐसे केस में R की जो वैल्यू आएगी, R फ्लोर डिवीजन 2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में S1 इज इक्वल टू S1 प्लस A I, according to this loop I will be 0 initially and R/2 will be 1. तो R floor division 2 is equal to 1, so 0 and 1 will be considered. So S1 is equal to 0 plus A 0 1 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये है 0 और ये है 1। ठीक है ना, सॉरी ये वाला लूप है आपका, इसके अकॉर्डिंग 1,0 लेना चाहिए इसको, मैंने इसको बता दिया। तो ऐसे केस में R/2, ऐसे केस में इस स्टेटमेंट के थ्रू R/2 मतलब 1 और I की वैल्यू है 0। ऐसे केस में A 1 और 0 एलिमेंट विल बी, दिस लोकेशन विल बी कंसिडर्ड। और A01 के ऊपर कौन सा, A10 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये A10 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये है रो 1 और ये है कॉलम नंबर 0, तो 4 विल बी कंसिडर्ड। सो द वैल्यू ऑफ S1 इज इक्वल टू 0 प्लस 4। नाउ द I विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1, मीन्स I इज इक्वल टू 0 plus 1 is equal to 1, while the value of R floor division 2 will be constant, also 1. So this time A1 and 1 will be considered. So A1 1 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 5 एग्जिस्ट कर रहा है। So last time S will be S was 4, so this time S1 is equal to 4 plus 5 is equal to 9. Again I will be incremented, so the value of I is 2 this time, while the value of R floor division 2 is constant, again 1. So this time A 2 and 1 element, sorry 1 2 1 and 2, मतलब इसके अकॉर्डिंग 1 और I की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के कितनी हो गई, 2। तो A1 और 2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 6 एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे केस में ये 9 प्लस 6 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 15, ये S1 की फाइनल वैल्यू हमको मिल गई। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हम बार बार इस स्टेटमेंट को हमको एग्जीक्यूट कराना है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। तो सबसे पहले I की वैल्यू 0 होगी, जबकि R फ्लोर डिवीज़न 2 की वैल्यू कांस्टेंट 3 फ्लोर डिवीज़न 2 इज इक्वल टू 1, इंटीजर पार्ट 1 आ जाएगा, 1.5 आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में A1,0 पहले कंसिडर किया जाएगा, तो 1,0 के ऊपर ये 4 एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद में A1,1 कंसिडर किया जाएगा, तो ऐसे केस में ये 5 एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर A1,2 कंसिडर किया जाएगा और 1,2 के ऊपर 6 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 15, मतलब S1 की फाइनल वैल्यू हमारी आ गई 15। And now the value of S1 will be printed by using this print statement. The sum of middle row is equal to S1. This statement will be printed as a string, as a message, and this value will be printed. The value of S1 will be printed according to this variable. So the result will be the sum of middle row colon 15। अब आते हैं दूसरे लूप पर, मिडिल कॉलम पे आते हैं। तो ऐसे केस में फिर से एक लूप जनरेट कराया है, ये मिडिल कॉलम के लिए लूप जनरेट कराया है और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें हमने R फ्लोर डिवीज़न 2 I को प्रिंट कराया था, यहाँ पर हम I R फ्लोर डिवीज़न 2 को प्रिंट कराएंगे। इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, 1 ही आएगी, क्योंकि 3/2
3/2 करेंगे तो 1.5 रिजल्ट आएगा, 1 इंटीजर पार्ट इसका एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट आपकी r/2 इज इक्वल टू 1 ही आएगी, जबकि i की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, मतलब इनिशियली 0 होगी, उसके बाद में फर्स्ट आइट्रेशन में 0 होगी, सेकंड आइट्रेशन में 1 हो जाएगी और थर्ड आइट्रेशन में 2 हो जाएगी, क्योंकि ये r-1 तक चलेगी, मतलब 3-1 तक चलेगी, मतलब 2 तक चलेगी। तो ऐसे केस में सबसे पहले 0,1 एलिमेंट को कंसीडर किया जाएगा। तो 0,1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में S2 इज इक्वल टू आ गया 0 + 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम i में इंक्रीमेंट होगा, और i में इंक्रीमेंट होने के बाद में फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे केस में 1,1 एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, 1,1 के ऊपर फिर से 5 एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे केस में यहाँ से 5 काउंट हो जाएगा। और फिर इसके अकॉर्डिंग 2,1 एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, और 2,1 पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये 8 एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए रो 2 है और कॉलम 1 है, तो 8 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये 8 भी इसमें काउंट हो जाएगा। बार बार S1 जो है वो रिप्लेस होता चला जाएगा, S2 रिप्लेस होगा, S2 इज इक्वल टू S2 + A I R फ्लोर डिवीज़न 2। इसके अकॉर्डिंग S2 की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से 15 आ जाएगी, और ये 15 फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ये 15 आपका प्रिंट हो जाएगा। द सम ऑफ मिडिल कॉलम इज इक्वल टू S2। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो S1 हमने प्रिंट कराया है यहाँ से, और जो S2 हमने प्रिंट कराया है, ये हमको लूप की बॉडी के बाहर ही प्रिंट कराना है। क्यों? क्योंकि अगर लूप की बॉडी के अंदर प्रिंट करा देंगे तो जितनी बार S1 की वैल्यू में चेंजेस आएंगे उतनी ही बार S1 की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। तो पहली बार प्रिंट होगी 0 प्रिंट होगी, फिर 2 फिर 5 फिर 8, इस तरह से प्रिंट होगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको फाइनल सम चाहिए, तो इसलिए इसको हम लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट कराएंगे, तो केवल एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम 2D एरे के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सम निकाल सकते हैं, एवरेज वी कैन फाइंड द सम, वी कैन फाइंड द एवरेज, वी कैन फाइंड द elements which are above than average, we can find the total number of elements which are above than average, we can find the total number of even elements, we can find the total number of odd elements, we can find out the maximum element, we can find out the second maximum, smallest element, second smallest element, elements which are divisible by 5 or 7, and elements which are divisible by 5 and 7, as well as elements and the total number of elements can be printed. And after that sum of the two matrix, and then after subtraction of the two matrix, after that multiplication of the two matrix, how can we print the diagonal sum, how can we print the elements which exist in the diagonal, how can we print the sum of each row and each column, how can we print the sum of middle row and middle column. These examples are sufficient to understand the two-dimensional array, and I think these examples are sufficient to understand two-dimensional array. And now the next topic is searching technique, and in the searching technique again we switch over to the one-dimensional array, but this time we use the one-dimensional array by using the user-defined function, not the normal program. अब की बार हम लोग जो वन डायमेंशनल एरे के बारे में जो 11th में पढ़ा था वो तो नॉर्मल फंक्शन के थ्रू नॉर्मली हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसके थ्रू करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वन डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे उसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वन डायमेंशनल एरे पर, लेकिन वो फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो केवल फंक्शन से रिलेटेड ही आएगा। आपको हो सकता है आपको ड्राइवर प्रोग्राम भी ना लिखने के लिए कहा जाए, आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन टू प्रिंट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ m into n मैट्रिक्स, राइट अ फंक्शन। जब भी फंक्शन
लिख करके आएगा कि राइट अ फंक्शन, तो आपको ड्राइवर प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत है। जितना कहा जाएगा उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ होती है उस किसी भी चीज़ को करने का प्रोसीजर, और अगर प्रोसीजर आपको पता है तो ये मान के चला जाता है कि बाकी काम आप कर लेंगे। अगर आपको किसी भी काम को करने का फंक्शन पता है, अगर उसका मेथड पता है, अगर उसका फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब मेथड, फंक्शन का मतलब प्रोसीजर, तो अगर किसी भी चीज़ का प्रोसीजर आपको पता है तो ये बोर्ड में सीबीएसई में ये मान के चला जाता है कि बाकी सारा फॉर्मेलिटीज़ आप लोग कर लेंगे। हाँ, लेकिन जब कंप्यूटर लैब में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे या फिर आप सिस्टम पे जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो बगैर ड्राइवर प्रोग्राम के प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इस ऐसे केस में आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लेकिन जब बोर्ड, जहाँ तक बोर्ड्स की बात है, तो वहाँ पे आपको केवल फंक्शन ही लिखने के लिए आएंगे कि इस काम को करने के लिए क्या फंक्शन है, इसको करने का क्या प्रोसीजर है। तो सिंपली हम फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेयर करेंगे और उसकी बॉडी के अंदर उसका प्रोसीजर डिनोट कर देंगे और दैट्स ऑल। क्योंकि ये मान लेते हैं कि आपको बाकी सारी चीज़ें करनी आती है। तो अब हम लोग बात करेंगे सर्चिंग टेक्निक्स बाय यूजिंग द फंक्शंस एंड बाय यूजिंग द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो अब हम लोग सर्चिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग सर्चिंग नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। पहले सर्चिंग में हम लोग लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, और सॉर्टिंग फिर बाद में देखेंगे किस तरह सॉर्टिंग करते हैं। अभी आप लोग 2 क्वेश्चन में एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको आप लोग करके दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि राइट अ फंक्शन टू प्रिंट the upper half of a 2D array। मतलब कहने का ये है कि if for example if the given matrix is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, then the output should be ये अपर हाफ आपका प्रिंट होना चाहिए। मतलब ये लाइन आपकी ये सीधी जाएगी और ये पोर्शन आपका प्रिंट होना चाहिए, ये आउटपुट होना चाहिए। समझ में आई ना बात? और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट अ फंक्शन टू प्रिंट the elements which exist in middle row and middle column of a मैट्रिक्स। मतलब इफ़ द इनपुट इज़, अगर इनपुट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then the output should be sum of sum नहीं, element exist in middle row, elements of middle row is equal to, ये प्रिंट होना चाहिए 4 5 6, और elements of middle column
ये प्रिंट होना चाहिए, ये वैल्यू 2, 5 और 8। तो हमने सम बताया, लेकिन अब आपको एलिमेंट प्रिंट कराने, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर सॉर्टिंग अभी स्टार्ट कर देंगे तो। और फिर नेक्स्ट डे पे हम नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक लेकर के चलेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।